अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है हैरो आफियत से होंगे और प्रीवियस जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया उसको आप लोगों ने साथ साथ तैयार भी कर लिया होगा। आज के दिन में हमने कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करना, बल्कि पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू जो है वो हमने लेना है। कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, टॉपिक के साथ साथ कुछ जो रह गए हैं वो आज का दिन हम डिस्कस कर लेते हैं और इन द एंड आपका चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा। और साथ में कुछ छोटे से कंसेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट ये है जी, अगर कोई मैथ का एक्सप्रेशन आ जाए तो उसे सी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और एक क्वेश्चन और है जिसमें आपके पास कोई एक स्टेटमेंट लिखी है और उसका आपने सी की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना। अब यहाँ पे आप लोगों के पास देखें बोर्ड के ऊपर सामने पहली चीज़ जो डिस्कस होने वाली है कि ये कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसको सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। दूसरा ये लिखा है कि एक्सप्रेशन लिखें जिसमें बताया जाए कि नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 10, 15 एंड सो ऑन। और उसके बाद आगे जो है वो पोर्शन है जिसमें हम एमसीक्यूज़ की बात करें। ये आज के हमारी डिस्कशन में चीज़ें शामिल होंगी। एमसीक्यूज़ को रखने का मकसद ये है कि आप लोगों के कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं पेपर के ऊपर, क्या क्या चीज़ें आपने सोचनी है, अंडरस्टैंड करनी है। आपके नोट्स के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ की लिस्ट बनी हुई है, वो आपको हेल्प करेंगी। अब हमेशा की तरह लेक्चर का स्टार्ट लेने से पहले प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं। प्रीवियस में हमने क्या डिस्कस किया, या फिर आज हम ये कह लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। हमने चैप्टर का स्टार्ट लिया था आइडेंटिफायर से, फिर हम लोगों ने कीवर्ड्स की बात की, फिर आगे वेरिएबल्स की बात की, फिर हमने डेटा टाइप्स की बात की, फिर हम लोगों ने ऑपरेटर्स की बात की, फिर हम लोगों ने कमेंट्स की बात की, फिर हम लोगों ने टाइप कास्टिंग की बात की। ये सारी वो डिस्कशन है जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम करते रहे, ठीक है। इंतहाई इजी टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किए, जो रियल लाइफ में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑपरेटर्स मैथ के अंदर भी यूज़ होते हैं। डेटा टाइप की हमने बार बार बात की, आइडेंटिफायर की हमने बात की शुरू के अंदर, वेरिएबल्स की हमने बात की, ठीक है। उसके बाद उसके रूल्स की बात की। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करें तो जो भी चीज़ अगर आपके सामने इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आए तो आपको फ़ौरन से नाम से अंदाज़ा हो जाए, अच्छा इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारे पास है कि कन्वर्ट करें आप लोगों के पास इस स्टेटमेंट को सी एक्सप्रेशन की फॉर्म में, कि मैथ के अंदर जो चीज़ें हम लिख सकते हैं क्या वो चीज़ें कंप्यूटर पे कंपाइलर के अंदर टाइप हो सकती हैं? नहीं, कुछ चेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। हम रजिस्टर पे ये तो काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर या फिर कंपाइलर का इस्तेमाल करते हुए उसे ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज वे में लिखा जाएगा। ये पहले भी हमने बात डिस्कस की थी, किस तरह से लिखा जाएगा। अब a की 2 है, a की पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a। ये और ये दोनों सेम हैं, लेकिन ये मैथ की फॉर्म में है और ये किसकी फॉर्म में है, सी की फॉर्म में। तो ये आपके पास a की 2 को हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जमा b की 2, b स्टैरिक b, और उसके बाद जमा 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्टैरिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे a की 2 a ज़रबे a, तो 2 स्टैरिक a स्टैरिक b। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिया, क्यों लगाई, मकसद क्या? मकसद है कंपाइलर को क्लियर करना कि भाई ये जो है ना ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा, ये इकट्ठा। कंपाइलर अदरवाइज़ कई दफ़ा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन क्लियर देनी पड़ती है। और स्टेटमेंट लिखी है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास आ सकता है, ठीक है, जिसको आपने ध्यान रखना है कि कहीं पे इस तरह से लिखा है तो दरमियान में स्टैरिक लगा दो। अगर जैसे यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल आ गया एंड स्क्वायर रूट का, तो क्या ये स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ होगा? नहीं होगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, क्या प्लस माइनस यूज़ होगा? नहीं होगा। बल्कि हम इसकी 2 इक्वेशंस बनाएंगे, एक हम माइनस के साथ लिखेंगे, एक हम प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन लिखा, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी, आगे प्लस, देखें ये प्लस ये वाला आ गया। अब माइनस हाथ में नहीं लिख रहा, बल्कि माइनस के लिए एक और इक्वेशन बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, यानी कि प्लस माइनस इकट्ठा। मैथ में तो हो सकता है लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, इसके लिए आपको अलहदा से एक दफ़ा प्लस करना पड़ेगा, एक दफ़ा माइनस। और आगे क्या करेंगे,
आगे हम यहाँ पे ये स्पेशल सिंबल है स्क्वायर रूट का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SQRT। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो बना दिया गया है, जिसका मकसद है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई जाएगी और उसके बाद बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, बी स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पे भी नहीं लिखा जाएगा, इसको हम बी स्टैरिक बी कह देंगे। और उसके बाद -4 स्टैरिक ए स्टैरिक सी, और उसके बाद डिवाइड का साइन, और डिवाइड का साइन लगाने के बाद नीचे 2a लिखा है तो 2 स्टैरिक ए। ये जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप इसके आगे ही लिखें। और लास्ट में आप लोग क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। तो ये आप लोगों के पास है, एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, माइनस बी प्लस आगे स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का बी मल्टीप्लाई बाय बी, स्टैरिक का सिंबल आएगा, फिर -4ac है तो 4 स्टैरिक ए स्टैरिक सी, यानी कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है वहाँ पे स्टैरिक लगा दें। उसके बाद डिवाइड, फिर 2 स्टैरिक ए। तो ये एक इंतहाई ईजी का चीज़ है कि मैथ को, अगर मैथ का कोई एक्सप्रेशन है, मैथ का कोई सिंबल है, ठीक है, तो उसको आप सी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे एक सिंबल आ जाता है आपके पास पाई, तो हम सी के अंदर पाई का सिंबल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे आप 3.14 उसकी वैल्यू का इस्तेमाल करें। और पाई अगर किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे आप स्टैरिक का जो है वो सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे स्टैरिक का सिंबल आना है। अगर कोई स्क्वायर रूट वगैरह है तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए जो पॉइंट्स इकट्ठे हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है जी, और इन द एंड क्या लगा दें, सेमीकोलन। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि आप लोगों के पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको, कोई भी मैथ की स्टेटमेंट है तो उसको सी की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अब एक और क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कि ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जिसमें हम ये बताएं कि नंबर डिविजिबल बाय 7 है। अब नंबर डिविजिबल बाय 7 से क्या मुराद है, ठीक है, डिविजिबल बाय 7 होने से मुराद ये है कि क्या ये पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं होता। तो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए आप लोगों को पता है कि हमें क्या चीज़ चेक करनी पड़ती है, रिमाइंडर चेक करना पड़ता है। अब रिमाइंडर चेक करने के लिए हम किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या है, नंबर, यानी कि इसी की बात हो रही है, तो नंबर रिमाइंडर 7 इक्वल 0, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको हमने किसकी को रख देना, इस 0 के। अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता है, यहाँ पे भी 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप लोगों के पास ट्रू है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास क्या है, साथ में इफ़ लगा दी जाती है, और कंडीशन हमेशा इफ़ की मदद से ही स्पेसिफाई की जाएगी कि इफ़ नंबर रिमाइंडर 7, यानी कि नंबर का रिमाइंडर लिया जाए 7 से, और उसका जो रिज़ल्ट आए अगर यहाँ पे 0 आ गया है तो ये 0 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाकई ही डिविजिबल बाय 7 है। और अगर ये साथ में पूरा तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, साथ में पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे उसका कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, 1 2 3 समथिंग। तो वो आप लोगों के पास क्या है, अगर वो 3 बच जाता है, जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ नंबर है 20 रिमाइंडर 7, तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसका रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 6। अब 6 बराबर नहीं है 0 के, तो ये आप लोगों के पास फाल्स हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन कह दिया जाए जिसमें आप ये बताएं कि नंबर डिविजिबल बाय 7 है या नहीं, क्योंकि 2 दफ़ा पेपर में सवाल आया है कि कहा गया है कि एक्सप्रेशन लिखें कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ गई, आपके पास कुछ चीज़ें आपको इधर स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही होंगी, मकसद है आप लोगों को और चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ये तो बात हो गई छोटे छोटे की कंसेप्ट जो आप लोगों ने समझने थे। अब इस चैप्टर का ओवरव्यू कहाँ किस तरह से लेंगे, MCQs को डिस्कस करके, ठीक है। MCQs जो है वो कुछ डिस्कस करते हैं, 9-10 आप लोगों के सामने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर कुछ और भी ऐड करेंगे और आप लोगों को ये चैप्टर एक दफ़ा फिर से रिकॉल हो जाएगा। आगे पहला आ जाता है नंबर ऑफ़ बाइट्स यूज्ड इन फ्लोट। फ्लोट के अंदर कितनी बाइट्स का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो हमने साइज़ डिस्कस किया। अगर आप लोगों को याद हो, फ्लोट के अंदर 4 बाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लॉन्ग आपके पास डबल के अंदर 8 बाइट का इस्तेमाल होता है, आपके पास लॉन्ग डबल में 10 बाइट्स का इस्तेमाल होता है, इंट के अंदर 2 बाइट्स का इस्तेमाल होता है।
तो आप लोगों को ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि कितनी बाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। फ्लोट के अंदर, डबल के अंदर, लॉन्ग डबल के अंदर, इंट के अंदर, आप लोगों के पास करैक्टर के अंदर कितने बाइट्स का इस्तेमाल होता है जी? 1 बाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने माइंड में बिठानी है। ये आपके पास एक डिफाइन कंसेप्ट्स हैं कि कितनी बाइट्स इस्तेमाल होंगी। फ्लोट के अंदर 4 बाइट, आपके पास इंटीजर के अंदर 2 बाइट, आप लोगों के पास लॉन्ग डबल में 10 बाइट, डबल के अंदर 8 बाइट्स। ये तो हो गया एक एमसीक्यूज। आगे फ्लोट के अंदर ही एक कंसेप्ट और इस्तेमाल हुआ था, अगर आपको माइंड में हो, वो है प्रिसीशन का, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, वो क्या था हमारे पास? प्रिसीशन थी। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है 10 पॉइंट, ये आपके पास आ गई। प्रिसीशन क्या हुआ? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये पॉइंट के बाद कितने देखें डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है इसकी प्रिसीशन क्या है? 7 है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए एमसीक्यूज एक नंबर यानी कि प्रिसीशन या नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो आप क्या बता देंगे? आप प्रिसीशन बता देंगे। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज और भी बना। वो एमसीक्यूज क्या था कि बता दे कि इन सब में से प्रिसीशन सबसे ज़्यादा किसकी है। फ्लोट की आप लोगों को पता है 6 डिजिट्स होते, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे? 6 आएंगे। आपके पास डबल के अंदर 15 आते हैं, लॉन्ग डबल के अंदर 19 डिजिट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे हाईएस्ट प्रिसीशन हमारे पास किसकी है? लॉन्ग डबल की है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे लोएस्ट प्रिसीशन फ्लोट की, सबसे हाईएस्ट प्रिसीशन लॉन्ग डबल की। आगे आप एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक शुरू में जब हमने स्ट्रक्चर की बात की, वहाँ पे मैंने लिखा वाइड। वाइड भी एक डेटा टाइप ही है ना। जब हमने डेटा टाइप की बात की उसके अंदर भी हमने उसे कंसीडर किया था। तो डेटा टाइप जो वाइड है वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा? याद रखिएगा, वो 0 बाइट ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, वाइड कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगी? 0 बाइट। हमारे पास डेटा टाइप के अंदर से कुछ एमसीक्यूज आ गए, उसके बाद आपके पास वाइड की बात आ गई और प्रिसीशन की बात आ गई, और एक चीज़ रह गई और वो है रेंज। ये भी हो सकता है कि जो छोटी रेंजेस हैं वो उनमें से कोई एक आधी रेंज आपको दे दी जाए और कहा जाए कि बताइए किसकी रेंज है, तो आपने फिर क्या करना है उसको भी देख लेना है। आगे एक और चीज़ आ जाती है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में से। लिखा है a प्लस इक्वल टू बी इक्वल टू ए आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और बी, ये किसके बराबर है? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारी डिस्कशन भी इसी चीज़ के ऊपर रही कि a प्लस बी इक्वल टू क्या कर देंगे? a कर देंगे। लेकिन अगर लेटर चेंज हो जाए, p माइनस इज इक्वल टू q हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? p इज इक्वल टू p माइनस q। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a मल्टीप्लाई b आ जाएगा। यहाँ पे अगर डिवाइड आ गया तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड। और इसका मतलब ये होता है कि पहले a को b में जमा करो, जो रिजल्ट आया है वो किस में रख दो? a में रख दे। तो यहाँ पे भी क्या है? a और b को जमा करो, जो रिजल्ट आया है वो किस में रख दो? a में रख दो। तो ये बेसिकली क्या है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में से भी कोई एमसीक्यूज आप लोगों के पास पूछा जा सकता है। आगे आपके पास आ जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। आपको पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। और कंपैरिजन के रिज़ल्ट में हमने डिस्कस किया कि रिज़ल्ट आपको या ट्रू में मिलेगा या फिर फाज में मिलेगा। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो फाज होगा अगर उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अगर वैल्यू 0 आ गई है तो इसका मतलब है वो फाज है। अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है? वो ट्रू है। आगे वैल्यू ऑफ सी एक्सप्रेशन इज़। अब देखें यहाँ पे ये कुछ एक्सप्रेशन आपकी बुक में गिवन होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज में भी गिवन होंगे, जो आप लोगों को देखने हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन आ गया है तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। और ये सिंबल थोड़ा सा ध्यान से, आपके पास ना 2 सिंबल हैं, ठीक है, एक आपके पास कुछ ये रिमाइंडर का सिंबल है और एक डिवाइड का सिंबल है। ये डिवाइड का सिंबल है और ये रिमाइंडर, यानी कि जो आखिर पे बच जाएगा हमें ये प्रोवाइड करेगा और इन द एंड ये हमें जो ऊपर वैल्यू होती है ये दिया करता है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी एक्सप्रेशन इज 5 को 9 पे तकसीम करो और मल्टीप्लाई करो किसके? 2 के साथ। तो अब ये सी बात है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर आप लोगों के पास डिवीजन,
तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 9 2 18, और ये 5 जो है वो आपके पास छोटा है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 18, और आप लोगों को पता है कि अगर अंदर वाली वैल्यू छोटी हो, बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो, तो वही रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, वही क्या बच गया, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो एक्सप्रेशन आप लोगों ने ध्यान से स्टडी कर लेना कि आप लोगों के पास अगर ये ऑपरेटर इस्तेमाल होता तो हमें ये वैल्यू मिलती, लेकिन अगर यहाँ पे देखें अब कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, डिवाइड का, तो हमें ये ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, 0। आगे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज टू ऑल टू नंबर्स, यूज टू कंपेयर टू नंबर्स। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर किसी यूज़ होता है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर हमारे पास क्या है, छोटा है। आगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में से अब विच ऑपरेटर इज यूज टू जॉइन 2 और मोर कंडीशंस। अब ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही देखा और वो हमने क्या बात डिस्कस की, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। और लॉजिकल ऑपरेटर में से एंड और नॉट क्या करता है, रिजल्ट को इन्वर्स कर देता था। रिजल्ट अगर ट्रू आया है, अगर नॉट यूज़ हो रहा है तो उसे क्या कर देगा, फॉल्स। और आपके पास जो एंड है, एंड अगर 2 कंडीशन है, 4 हैं, 6 हैं, 1000 हैं, 1000 की 1000 ट्रू होंगी तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट ओवरऑल फॉल्स। और आर का मतलब ये है कि अगर 1000 कंडीशंस भी हैं और एक ट्रू है उनमें से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं फिर तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सारी फॉल्स हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है एंड हो आर हो, रिजल्ट आपको फॉल्स ही मिलेगा। आगे जी हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज। प्लस प्लस मीन्स टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। प्लस प्लस का मतलब है कि वैल्यू को इंक्रीज करना 1 के साथ, लेकिन ये किसके अंदर, इंक्रीमेंट के अंदर। और डिक्रीमेंट किस में आता है, माइनस माइनस, जिसमें वैल्यू के अंदर 1 की कमी हो जाती है। अगर आपको ये कहा जाए कि फोर्सफुली वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग को बता सकते हैं। ठीक है, आप अगर उसको ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल ये जो वेरिएबल्स हैं ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, मीनिंगलेस वैल्यू होती है। आइडेंटिफायर कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड वर्ड होता है, रिजर्व वर्ड होता है। आइडेंटिफायर स्टैंडर्ड कौन सा है, यूज़र डिफाइन कौन सा है। स्टैंडर्ड वो जो पहले से बना दिया गया है, यूज़र डिफाइन वो जो प्रोग्रामर बनाता है एंड सो। तो ये आप लोगों के पास पूरे चैप्टर का एक किस्म का ओवरव्यू ही था, जिसमें हमने उसको कुछ एमसीक्यूज़ की बात की और कुछ मैथ के एक्सप्रेशन को सी में कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आप लोगों के पास ये जो कोई भी एक्सप्रेशन आपको लिखने को दिया जाए तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है, व्यू लेंगे। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।